राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं CSY फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि UPSI का एग्ज़ाम महज 2 दिन बाद होने वाला है। 14 मार्च और 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। उसी क्रम में हम लाए आज टॉप सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन, जिनमें हमने 50 क्वेश्चनों में 4 से 5 चैप्टर के रिवीजन को जैसे माला में मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार इस PDF में उन क्वेश्चनों को पिरोया है, जिससे इन 5 चैप्टर का रिवीजन आपका कम समय में हो जाए। उसमें से आपके चैप्टर रहेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, प्रमुख बोली, वर्णमाला और ब्राह्म चिन्ह से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की भी एक झलक इस PDF के माध्यम से हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। लिंग वचन कारक से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आप क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली नहीं आती है। नहीं पर आपको विशेष फोकस करना है। कभी कभी हम है समझकर आंसर दे देते हैं और हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और मगही। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। मगही पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली नहीं है। तो हम बात करें पश्चिमी हिंदी की, इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से होता है। इसमें आपकी 5 बोलियां रखी गई हैं। खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी नाम से और जानते हैं, खड़ी बोली को हम क्या कहते हैं, कौरवी नाम से और जानते हैं। इसके बाद इसमें ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी आती है। इसके बाद इसमें बुंदेली भी आती है, बुंदेली, और बुंदेली के साथ में ही बांगरू, बांगरू बोली भी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसे हम हरियाणवी या जाटू भी कहते हैं। इसके बाद खड़ी बोली और जो बांगरू बोली है, कौन कौन सी बोलियां, खड़ी बोली है और जो बांगरू बोली है, यह दोनों आपकी आकार बहुला बोली हैं, जिनमें आ की प्रधानता होती है। बाकी जो आपकी बच जाती है ब्रजभाषा, कन्नौजी और ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, यह 3 बोलियां दोस्तों आपकी ओकार बहुला बोलियां हैं। इनमें ओ की प्रधानता रहती है। तो हमारा क्वेश्चन था, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 मगही बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो मगही फिर किसके अंतर्गत आती है, मगही आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही बोली किसके अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। किस अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। एक तो आती है उसमें से मगही, एक आती है आपकी मैथिली, मैथिली मगही, और एक आती है आपकी भोजपुरी, जो कि एकार बहुला बोली है। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से हमने किया। इसी प्रकार 50 क्वेश्चन में ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा कम समय में कि बड़े बड़े चैनल भी मात खा सकते हैं इस कंटेंट के द्वारा। आप बस चैनल पर अंत तक बने रहें। आप लास्ट में एक ही कमेंट करेंगे, वाह क्या कंटेंट था, और हू बहू क्वेश्चन आपको इसमें से 50 क्वेश्चनों में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में छपे हुए मिलने वाले हैं। मैथिली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो मैथिली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसैनी और मागधी अपभ्रंश। ये 2 ऑप्शन हो चुके हैं आपके, तो यही आपका आंसर है। पहला और चौथा आपका आंसर हो जाएगा, एक ही आंसर। मागधी अपभ्रंश से यह विकसित हुई है आपकी मैथिली बोली। और किससे, किस उपभाषा से विकसित हुई है, तो ये बिहारी हिंदी से विकसित हुई है, जैसा कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। अब इसमें लिखा है अर्धमागधी अपभ्रंश, इससे विकास होता है आपका पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब जो पूर्वी हिंदी है उसकी 3 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं, अवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अवधी और बघेली बोली है, अवधी और बघेली बोली है, यह आपकी उदासीन आकार बहुला बोलियां हैं।
इसके बाद जो सौर सैनी अपभ्रंश आपको ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ दिख रहा है, इससे आपका राजस्थानी हिंदी का विकास होता है। राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौर सैनी अपभ्रंश से। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां रखी गई हैं। वह 4 बोलियां आपकी हैं मारवाड़ी, एक है उसमें से मारवाड़ी, इसके बाद है मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती, और एक जयपुरी जिसे हम ढूंढौरी नाम से भी जानते हैं, और एक इसमें आपकी मालवी आ जाएगी। यह 4 बोलियों का विकास राजस्थानी हिंदी से हुआ है और राजस्थानी हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली उपभाषा है। सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास ही भी हुआ है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है। इसके बाद जो पहाड़ी हिंदी आपकी हो जाती है, जो आपकी सौर सैनी अपभ्रंश से एक भाषा और विकसित हुई है, वह है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी, यह 2 बोलियों का जो विकास है वो पहाड़ी हिंदी से हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, भर भर के पूछे गए हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन पहले ऑप्शन के साथ 1975 में होता है, 10 से 14 जनवरी 1975, इसलिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये तो हमने पढ़ लिया 1975 में हुआ। कहाँ हुआ? यह भारत में होता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, नागपुर भारत में, और इसका बोध वाक्य थीम रहती है वसुधैव कुटुंबकम। इसके बाद 1983 वाला भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह आपका नई दिल्ली भारत में होता है। नई दिल्ली में आपका पहला होता है 1975 में, उसके बाद तीसरा होता है 1983। इसमें महादेवी वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में रखी गई थी। यह नई दिल्ली भारत में होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, एक होता है आपका 10वां 2015 में, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भी भारत में होता है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015, यह आपका भोपाल मध्य प्रदेश में होता है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 भोपाल मध्य प्रदेश भारत में, जिस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। इसके बाद यह ऑप्शन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1976 में जो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन है वह पोर्ट लुइस, जो कि मॉरिशस देश में आता है, उसमें होता है। पोर्ट लुई मॉरिशस में दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में होता है। इसके बाद 1983 में तीसरा हमने अभी देखा, जो कि नई दिल्ली में होता है। इसके बाद 1993 में चौथा होता है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983, यह भी आपका पोर्ट लुई मॉरिशस में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद जो 5वां है वह आपका 1996 में होता है। यह आपका पोर्ट ऑफ स्पेन में होता है। प्रवासी भारतीय और हिंदी इसका केंद्रीय विषय था। इसके बाद जो 6वां है वह 1999 में होता है। यह आपका लंदन यूके में होता है। इसके बाद जो 7वां है वह आपका 2003 में होता है, सूरीनाम में होता है। इसका जो केंद्रीय विषय था वो था विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियाँ। और 8वां कब होता है? 8/7/2007। और 7 कोई किसके साथ नहीं है? कौन सा देश किसी के साथ नहीं है? अमेरिका। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन यह आपका लगभग जुलाई 2007 में अमेरिका में हुआ था। विश्व मंच पर हिंदी इसका केंद्रीय विषय था। इसके बाद 9वां आपका 2012 में होता है। 9/12 यह आपका दक्षिण अफ्रीका में होता है। 9 से हमें दक्षिण अफ्रीका से कौन आते हैं? भारत। 9 जनवरी 2015 को कौन आते हैं? भारत। वह आते हैं आपके महात्मा गांधी। कहाँ से आते हैं? दक्षिण अफ्रीका। तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका में होता है। यह आपकी ट्रिक मान सकते हैं। इसके बाद 10वां हमने पढ़ा ही है, भोपाल में होता है। 11वां 18 में होता है 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में। और आपका 12वां होता है 2023 में नाडी फिजी में। इसका केंद्रीय विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। यह आपके पूरे विश्व हिंदी सम्मेलन रिवाइज हो गए। अगला क्वेश्चन, भरतपुरी किस बोली की प्रमुख उपबोली है? तो भरतपुरी किस बोली की प्रमुख उपबोली है, क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो यह आपकी ब्रजभाषा की प्रमुख उपबोली है भरतपुरी। भरतपुरी के बाद आपको अंतर्वेदी भी नहीं भूलना है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। अंतर्देशीय, अंतर्वेदी, यह भी आपकी भरतपुरी की
प्रमुख उपबोली है? भरतपुरी की ब्रजभाषा की प्रमुख उपबोलियाँ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक भरतपुरी है, एक अंतर्वेदी है, एक भुक्सा है और इसके बाद एक डांगी है। डांगी के बाद माथुरी भी आप याद रखेंगे, माथुरी के बाद एक ग्वालियर के नाम पर पड़ा है ग्वालियरी। यह आपकी प्रमुख उपबोलियाँ हैं ब्रजभाषा की। अवधी की बात करें तो अवधी की प्रमुख उपबोलियाँ कौन सी आप याद रखेंगे? पहले तो हम अवधी के अन्य नामों की बात करें तो ऐसे हम कौसली, पूर्वी, बैसवाड़ी, पूर्विया नामों से भी जानते हैं। इसमें आप याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है बैसवाड़ी। बैसवाड़ी किसकी प्रमुख उपबोली है? अवधी की है। इसके बाद बनोगी भी इम्पोर्टेंट है। बनोगी किसकी बोली है? अवधी की है। मिर्जापुरी भी आपकी अवधी की है। भोजपुरी की प्रमुख उपबोलियों की बात करें, भोजपुरी बिहारी हिंदी की है प्रमुख उपबोली है, जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, हमने पढ़ लिया है पहले ही। भोजपुरी की प्रमुख उपबोलियों की बात करें तो आप मघेसी याद रखेंगे। मघेसी किसकी बोली है? भोजपुरी की है। सारन भोजपुरी की है। सोन पारी भी भोजपुरी की है। इसके बाद आप याद रखेंगे छपरहिया भी ये भोजपुरी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। खड़ी बोली की यदि हम बात करें तो इसमें आप बिजनौरी याद रखेंगे। बिजनौरी किसकी प्रमुख उपबोली है? खड़ी बोली की है बिजनौरी। इसके बाद पूर्वी कौरवी भी प्रमुख उपबोली आपकी खड़ी बोली की है। इसके बाद पहाड़ ताली भी प्रमुख उपबोली किसकी है? खड़ी बोली की है। तो भरतपुरी किस बोली की प्रमुख उपबोली है? ब्रजभाषा की है। इसके बाद बुंदेली लिखा हुआ है। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बुंदेली लिखा हुआ है। बुंदेली की बात करें तो इसकी प्रमुख उपबोली की बात करें तो बनाफरी, जो कि UPSI एग्जाम में पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। बनाफरी उपबोली किसकी है? बुंदेली की है। बनाफरी के साथ आप याद रखेंगे भदावरी भी बुंदेली की है। भदावरी हो गया, बनाफरी हो गया, राठौरी हो गया। राठौरी के बाद आप याद रखेंगे कुंडी भी आपकी किसकी है? यह भी आपकी बुंदेली की है। कुंडी हो गया। लोधांती हो गया, लोधांती भी, ये सभी उपबोलियाँ किसकी हैं? बुंदेली की हैं। बनाफरी इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका हिंदी भाषा से संबंधित प्रमुख आर्टिकल से संबंधित है। तो ये संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? संसद में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 120, 210, 345, 340। चारों ऑप्शन आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले तो हम बात करें दोस्तों, संविधान में जो भाषा संबंधित जो प्रावधान है वह कहाँ पर है? तो पहले तो अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है और संविधान द्वारा 22 भाषाओं का जिक्र यहाँ पर है, जिसमें से हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, डोगरी, नेपाली, बोडो, मराठी, मैथिली, संताली, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, मलयालम, यह 22 भाषाएं हैं। इनमें से कभी कभी आपसे पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि इसमें से कौन सी 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। और संविधान का जो भाग 17 है वह भाषा से संबंधित है और भाषा से संबंधित आर्टिकल 343 से 351 तक हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा है संविधान के अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा अनुच्छेद 210 में। 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा। 345 में प्रादेशिक भाषाओं का जिक्र है। प्रादेशिक भाषाओं का जिक्र किस में है? 345 में है प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान। इसके बाद 346 में जो पत्रादि की भाषा है, पत्र एक दूसरे को दिए जाते हैं, राजभाषा अर्थात एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से संघ के बीच, मतलब या तो एक राज्य दूसरे राज्य के बीच जो भाषा में, मतलब किस भाषा में पत्रों का आदान प्रदान करेगा या संघ के बीच किस भाषा का आदान प्रदान होगा, 346 में लिखा गया है। तो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन से आर्टिकल में? 120 में। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा 210 में। 345 में प्रादेशिक भाषाओं का जिक्र और 340 में पत्रादेशी की भाषा है। इसके बाद हम देखेंगे स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल का एक्सप्लेनेशन। 347 में क्या है दोस्तों? 347 में है आपका
किसी राज्य की जनसंख्या के द्वारा एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा का जिक्र है 347 में। 348 में जो आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों और अधिनियमों अध्यादेशों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। 349 में भाषा संबंधी अधिनियमों को अधिनियमित करने का प्रावधान। 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त होने वाली भाषा और हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, यह आपके 351 में है। तो आर्टिकल 343 से 351 तक के सभी आर्टिकल हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आ जाते हैं वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चनों पर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर आपके दोस्तों 3, 4, 5, 6 कितने प्रकार के हैं? तो स्वर हैं आपके 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए की ओर हम दोस्तों यहाँ पर रुख करने वाले हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से हैं वह हमें देखना है। तो स्वरों का वर्गीकरण यदि मात्रा के आधार पर करें तो यह 3 प्रकार के होते हैं। स्वरों की संख्या पूछे तो वो 11 है। स्वरों की संख्या पूछे तो वो 11 है। यदि प्रकार पूछे तो वो 3 है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए थी कि मात्रा के आधार पर, क्योंकि स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ है। जीव के प्रयोग के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। तो इसमें क्वेश्चन में ये ऐड होना चाहिए कि स्वर मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। वह कौन कौन से हैं? तो एक होता है लघु स्वर, एक होता है दोस्तों लघु स्वर जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर या मूल स्वर जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर जिसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर और यह मिलकर बना होता है तो संधि स्वर भी इसे हम कहते हैं। इसके बाद एक माना गया है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर, तो ये आपके तीनों स्वर हो गए दोस्तों। अब जिनमें लघु मतलब छोटा, जिनमें कम समय लगता है, जिनके उच्चारण वो लघु स्वर हैं। जिनमें लघु स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है उन्हें हम प्लूत स्वर कहते हैं। अब हम बात करें तो होते कौन कौन से हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या दोस्तों 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। तो कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं वह अब हमें डिस्कस करना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की और प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर में तो मतलब स्वरों को खींचा जाता है, जैसे ओ मतलब थोड़ा सा उच्चारण तेज हो, जिसमें इस प्रकार के साइन का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तो यह आपके प्लुत स्वर हो गए। इसके बाद दोस्तों हम दीर्घ स्वर की बात करें तो यह आपके 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिनमें से बड़ा हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ए और ओ औ हो गया। ये सभी आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं और बाकी आपके लघु स्वर होते हैं। बाकी आपके क्या होते हैं? लघु स्वर होते हैं, जिसमें से आपके लघु स्वर कौन कौन से हैं? आ है, ई है, ऊ है, री है। यह आपके लघु स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर से एक क्वेश्चन और आता है कि इनका निर्माण किस किस से मिलकर होता है दोस्तों। तो एक होते हैं दीर्घ स्वर में सजाती स्वर, जो एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। वह होता है जैसे बड़ा आ, यह आपका छोटवा प्लस छोटवा, मतलब एक ही जाति, मतलब एक ही प्रकार के। जैसे आ और आ से मिलकर बड़ा, तो ये सजाती स्वर है। छोटी ई और छोटी ई का योग होता है तो बड़ी बनता है। इसके बाद छोटा ऊ और छोटा ऊ का योग होता है तो ये बड़ा ऊ बनता है। यह आपके सजाती स्वर होते हैं। यह आपके मूल दीर्घ स्वर भी हम इन्हें कहते हैं, या समान स्वरों के मेल से बनते हैं। इसके बाद जो आपके असमान स्वर होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं, उनकी संख्या 4 है, जैसे ए और ए। इसके बाद बात करेंगे हम ओ और आओ। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है परीक्षा में कि ए का निर्माण किस किस स्वर से मिलकर होता है। तो ए आ प्लस ई से मिलकर बनता है। इसके बाद आ प्लस ए से मिलकर बनता है ए। इसके बाद आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है ओ। और ओ की बात करें तो आओ की बात करें तो आ प्लस ओ के निर्माण से आओ बनता है दोस्तों। इन 50 क्वेश्चनों में दोस्तों आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें। तो स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मात्रा के आधार पर।
हिंदी में मूल उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। मूल उच्चारण स्थान की संख्या दोस्तों 5 है, किंतु जो स्वरों का उच्चारण स्थान है वो 6 स्थान से होता है। कौन कौन से 5 स्थान है? कंठ, तालु, कंठ तालु, एक होता है आपका मूर्धा उच्चारण स्थान, मूर्धा के बाद दंत दांत, इसके बाद ओष्ठ से आपका उच्चारण स्थान। यह मूल 5 उच्चारण स्थान होते हैं हिंदी में। कंठ मतलब गला से, तालु, मूर्धा, इसके बाद दंत और ओष्ठ हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग कर रहे हैं, जो हमसे पूछ रहा है कि जीभ का कौन सा भाग ई का उच्चारण स्थान है। जैसा कि हमने अभी मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, जो कि 3 प्रकार से किया गया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसी प्रकार जीभ की आकृति के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में लिखे हुए होते हैं। एक होता है अग्रभाग से, जिसे हम बोलते हैं अग्रभाग से, जिनका उच्चारण स्थान होता है जीभ के, और एक होता है मध्य भाग, एक होता है पश्च भाग, मतलब जिसमें जीभ का आगे का भाग यहाँ पर उच्चारण स्थान में काम करता है, वो है आपका अग्रभाग होता है, अग्रीय स्वर जिन्हें हम बोलते हैं। तो अग्रीय स्वर की संख्या दोस्तों, पहले तो क्वेश्चन पर आ जाए कि ई का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ई का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए, अग्रभाग से ई का उच्चारण स्थान होता है जीभ के। इसके बाद ई, छोटी, बड़ी, ए और ऐ, यह 4 स्वर दोस्तों अग्रीय स्वर होते हैं, जीभ के आगे के भाग से बोले जाते हैं। पश्च भाग से आपके बड़ा आ, इसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ये आपके पश्च भाग से बोले जाते हैं। मध्य भाग से जो बच गया आपका आ बोला जाता है। पश्च भाग में आ जो आगस स्वर है, जिसे हमने गृहीत किया है, ये भी उच्चारण स्थान पश्च भाग से होता है जीभ के। तो अग्र से आप कैसे याद रखेंगे? अग्रीय, इसकी ट्रिक है अग्रीय। आ से बना अग्रभाग, गी, इसमें ई आ रहा है तो दोनों ई आ गए, ए में दोनों ए आ गए, तो अग्रभाग में ई ए आए, पश्च भाग में आ उ ओ आओ और आ मध्य भाग में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अग्रभाग से ई का उच्चारण स्थान होता है जीभ के। मुख्य आधार पर ई कैसा स्वर है? मुख्य आधार पर ई कैसा स्वर है? तो मुख्य आधार पर यदि हम बात करें स्वरों के वर्गीकरण के, तो 4 प्रकार से होता है मुख्य आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें से समृद्ध स्वर होता है, विभ्रत स्वर होता है, अर्ध समृद्ध स्वर होता है। तो ई आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समृद्ध स्वर है आपका ई। इसके उच्चारण में कम मुख खोलता है, वो है आपका समृद्ध स्वर होता है। इनकी संख्या समृद्ध स्वर की कितनी है? 4 है। एक होता है छोटी, बड़ी, ऊ और ऊ और औ, यह आपके समृद्ध स्वर होते हैं, ई ऊ ओ। इसके बाद विभ्रत की बात करें तो आ आपका विभ्रत स्वर होता है, इसके उच्चारण मुख सबसे अधिक खुलता है। अर्ध समृद्ध की बात करें तो ए और ऊ, यह आपके अर्ध समृद्ध होते हैं। तो मुख्य आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। समृद्ध स्वर, इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है, ई ऊ ओ। विभ्रत स्वर, इसके उच्चारण मुख सबसे अधिक खुलता है, बड़ा। अर्ध समृद्ध स्वर ए और औ, यह आपके होते हैं, इसके उच्चारण समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, यह आपका अर्ध समृद्ध स्वर होता है। इसके बाद एक और जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है अर्ध विभ्रत स्वर। अर्ध विभ्रत स्वर कौन से होते हैं? जो विभ्रत से कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। आ हो गया, इसके बाद ए और औ, यह आपके अर्ध विभ्रत स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। जैसा कि संयुक्त व्यंजन आपके 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सारे बोले जाएं तो वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाती हैं। संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन है, परिभाषा है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इसमें से हम देखें कि कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सा आपका कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है। सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो फिर इसका वर्गीकरण कैसे होता है वर्णमाला में? तो 3 प्रकार के सा, सा और हा, यह आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। ऊष्म व्यंजन, अब इनमें कन्फ्यूजन होता है अंतस्थ और ऊष्म में, तो उसमें ये वाला सा आ रहा है, मतलब 3 प्रकार के सा और हा, यह ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है हिंदी वर्णमाला में। इसके बाद संयुक्त व्यंजन की बात करें तो वो 4 होते हैं, जिसमें से 3 आपके ऑप्शन में लिखे हुए हैं, छा, ज्ञा, त्रा, और एक कौन सा छूट रहा है? वो छूट रहा है आपका सरा।
अब इनसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो छा है उसका निर्माण किन से मिलकर होता है, तो का और सा से मिलकर आपके छा का निर्माण होता है। ज्ञा का निर्माण आपका जा और और किससे होता है, यहाँ से होता है ज्ञा का निर्माण। इसके बाद त्रा ता और रा के योग से त्रा बनता है। स्रा यह आपके सा और रा के योग से बनता है, सा और रा के योग से स्रा बनता है। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए 4। इसके बाद दोस्तों हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, जो आपसे पूछ रहा है कि वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। वर्णमाला का जो पहला है, तीसरा है और पांचवा वर्ण है, यह आपका दोस्तों अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा। क्या यही होते हैं? नहीं, इसके साथ आपके अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन ये कौन सी वाला है, तो या, रा, ला, वा, यह 4 जो व्यंजन है वह अंतस्थ व्यंजन, ये भी अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हकार ध्वनियाँ हैं, मतलब हा, उस व्यंजन का हा, ये भी आपका अल्प प्राण होता है। इसके साथ स्वर भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत रखे गए हैं दोस्तों। तो स्वर भी क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं। तो उसे आप याद कैसे करेंगे, अल्प प्राण में मतलब आ रहा है तो आ कहाँ आता है वर्णमाला में, आ मतलब पहले आता है, आ पहला आता है तो पहले में पहला। ट्रिक है पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन यार अलावा उस व्यंजन का हा, और सारे स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद दोस्तों महाप्राण की बात करें तो महाप्राण आपका दूसरा और चौथा। महान व्यक्ति 24 आवर काम करता है और बड़ी ऊष्मा के साथ, तो ऊष्म व्यंजन ये भी आपके क्या होते हैं दोस्तों, महाप्राण होते हैं। ये भी आपके महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन इसमें 4 होते हैं। अल्प प्राण में अभी हमने हा पढ़ दिया, जो कि नहीं होता है, मिस्टेक हो गई, हा नहीं होता है अल्प प्राण में, हा आपका महाप्राण होता है। सा और हा, यह आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। महान व्यक्ति 24 आवर काम करते हैं, मतलब 24 से क्या बना, दूसरा चौथा। ऊष्मा के साथ कम करते हैं, मतलब ऊष्मा से बना ऊष्म व्यंजन। सा और हा, यह आपके महाप्राण होते हैं दोस्तों। तो अल्प प्राण और महाप्राण की कहानी हमने समझी। अब अघोष और सघोष से भी क्यों हम आपके वाकिफ ना करें। आपने स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से पढ़ने की सोचा है तो इसे भी देख लें। अघोष और सघोष, तो अघोष में दोस्तों पहला होता है और दूसरा। पहला दूसरा प्रत्येक जो वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण है वह आपका क्या होता है, अघोष होता है। और तीनों जो उसमें व्यंजन के सा हैं, सा, ये भी आपके क्या हैं, अघोष हैं। और बाकी जो बच गए वह आपके सघोष हैं। सघोष में चले जाएगा आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, यह आपके सघोष होते हैं। सारे स्वर, सघोष सा आ रहा है तो स्वर बना, सा से स्वर, सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन में यारा लाबा, अंतस्थ व्यंजन वाले वर्ण यारा लाबा, यह आपके सघोष होते हैं। सघोष को ही हम घोष भी कहते हैं। तो अघोष में आ रहा है, आ पहले आता है तो पहला दूसरा तीनों प्रकार के सा, ये आपके अघोष हैं। सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे स्वर और अंतस्थ, यह आपके क्या होते हैं, घोष या जिन्हें हम सघोष कहते हैं, यह होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष की कहानी को समझा। इसके बाद जो वर्णमाला में क्वेश्चन बनते हैं वह सबसे ज़्यादा बनते हैं आपके उच्चारण स्थान से। तो उच्चारण स्थान का भी क्वेश्चन हमने लिया है। का वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो का से बना कंठ है का वर्ग का उच्चारण स्थान। कंठ से होता है का वर्ग का उच्चारण, तो कंठ है का वर्ग का उच्चारण स्थान। कंठ मतलब गले से का उच्चारण होता है। तो पूरा का वर्ग हो गया। का वर्ग मतलब पूरे का वर्ग के 5 वर्ण, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, ये सभी आपके किससे बोले जाते हैं, यह आपके कंठ से बोले जाते हैं। कंठ के साथ जीभ का निचला भाग भी इसमें यूज होता है। तो क्या का वर्ग ही आता है, नहीं, इसके साथ आ और हा, और इसके बाद विसर्ग, ये सब का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ होता है। इसके बाद तालु की बात करें तो तालु ई छोटी, बड़ी और पूरा आपका चा वर्ग के साथ या
और सा, इनका उच्चारण स्थान दोस्तों तालु होता है। इचय सानम तालब्या, ई चा वर्ग या सा। मूर्धन, मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो मूर्धा से आपका पूरा टा वर्ग बोला जाता है। टा वर्ग के साथ स्वर का जो री हो गया उसका उच्चारण स्थान भी दोस्तों मूर्धा होता है। टा वर्ग और जो आपका रा बचा और ए वाला सा बचा, ये मूर्धन्य सा होता है। रा और सा ये सभी आपके मूर्धन्य है। इसके बाद दंत की बात करें, जो दांत से उच्चारण स्थान होता है, तो पूरा तद, ता वर्ग, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? यह आपका दंत है। उसके बाद ता था दा धा ना, ला सा, ला सा का उच्चारण स्थान भी दोस्तों क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान भी दंत होता है। तो काबर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आ हा और बसर का उच्चारण स्थान भी कंठ है। तालु ई चावर यासा, मूर्धन टावर्ग री रासा और दंत तावर्ग और लासा। इसके बाद दोस्तों ओष्ठ बच जाता है। तो ओष्ठ एक्सप्लेशन में लिखा हुआ है। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ से कौन सी ध्वनियाँ बोली जाती हैं? ऊ और पावर्ग पूरा, यह आपके ओष्ठ से बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों ए और अय, इनका उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ तालब्य है। कंठ प्लस तालब्य दोनों से बोले जाते हैं कंठ तालब्य। अब एक कंठ तालब्य से क्यों बोले जाते हैं? तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि जो ए है वह आ प्लस ई के योग से बना है। तो आ का उच्चारण स्थान हमने कंठ पढ़ा और ई का उच्चारण स्थान हमने तालु पढ़ा, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालब्य होता है। ए और ए कंठ तालब्य। इसी प्रकार ओ और औ यह कंठ ओष्ठ होते हैं। कंठ ओष्ठ होते हैं क्योंकि आ और ऊ के योग से बनते हैं। आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का ओष्ठ होता है। इसके बाद जो वा है, वा बहुत एग्जाम में पूछा गया है, यह दंतोष्ठ होता है। दंत ओष्ठ होता है वा का उच्चारण स्थान। तो ये आपके उच्चारण स्थान रिवाइज हो गए पूरे, यहाँ पर लिखे हुए भी थे। इसके बाद ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन, हंस पद ब्राह्म चिन्ह का अन्य नाम क्या है? जो हंस पद ब्राह्म चिन्ह है उसका अन्य नाम क्या है? तो हंस पद ब्राह्म चिन्ह होता कैसा है? इस प्रकार का होता है। हंस पद ब्राह्म चिन्ह लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाए, कोई अक्षर छूट जाता है तो इस प्रकार का ब्राह्म चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। यही हंस पद ब्राह्म चिन्ह का यूज होता है। इसे हम त्रुटि ब्राह्म चिन्ह भी कहते हैं। इसे हम त्रुटि ब्राह्म चिन्ह के साथ भी विस्मरण चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो त्रुटि ब्राह्म ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप जाओगे, यह हंस पद ब्राह्म चिन्ह का अन्य नाम है। इसके बाद लाघव चिन्ह लिखा हुआ है दोस्तों। तो लाघव चिन्ह क्या होता है दोस्तों? लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, अल्प ब्राह्म चिन्ह। अल्प ब्राह्म चिन्ह की दोस्तों हम बात करें तो अल्प ब्राह्म चिन्ह इस प्रकार का कॉमा होता है, जैसे हम इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, जहाँ पर अल्प का अर्थ है थोड़ा और ब्राह्म का अर्थ है रुकना, थोड़ी देर के लिए जहाँ पर ठहरना होता है वहाँ पर हम अल्प ब्राह्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो विवरण चिन्ह है, तो विवरण चिन्ह होता कैसे है, होता किस प्रकार का विवरण चिन्ह होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? तो इस प्रकार से 2 बिंदी और इस प्रकार का ये आपका विवरण चिन्ह होता है। इसके बाद लाघव चिन्ह इस प्रकार का, एक प्रकार का शून्य टाइप का होता है लाघव चिन्ह। इसे हम संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे डॉक्टर इस प्रकार से लिखा जाता है पूरा, अब हमें डॉक्टर को शॉर्ट में लिखना है, लाघव मतलब छोटे रूप में लिखना है, इस प्रकार ही बिंदी बना दो, इसका अर्थ भी क्या होता है? इसका अर्थ भी डॉक्टर होता है। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश इस प्रकार से लिख जाएगा। इसके बाद पुलिस में पू आ जाएगा, तो इस प्रकार उत्तर पुलिस, दरोगा में दा, इस प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश पुलिस संक्षेप में लिखा जाता है। यही लाघव चिन्ह का उपयोग होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि हंस पद ब्राह्म चिन्ह का अन्य नाम क्या है? त्रुटि ब्राह्म चिन्ह है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा आपके कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा की बात करें तो संज्ञा दोस्तों आपके मूल रूप से कितने प्रकार की है? मूल रूप से 3 प्रकार की है यदि मूल लिखा हो, लेकिन उसके भी आगे जब भेद पढ़े जाते हैं तो वह 3 प्रकार की दोस्तों हो जाती है, वह 5 प्रकार की हो जाती है। मूल रूप से 3 प्रकार की है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक। द्रव्यवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक, यह इसके मूल 3 भेद हैं। फिर आगे चल के जातिवाचक के अंतर्गत 2 भेद और बढ़ जाते हैं, लेकिन संज्ञा कितने प्रकार की, इसका आंसर माना जाएगा 5 यदि मूल ना लिखा हो। तो इसके बाद दोस्तों हम किंतु अधिकांश जो व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, ज़्यादातर मतलब जो विद्वान हैं
वह संज्ञा के 5 भेद ही मानते हैं। अब वह 5 भेद कौन कौन से हैं? तो एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद एक होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद समूहवाचक। एक होता है आपका द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, कौन सा रह गया? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। ये 5 भेद आपके संज्ञा के होते हैं। व्यक्तिवाचक क्या संज्ञा क्या होती है? जो अपने आप में विशेष होती है, जिसके जैसा कोई नहीं होता है, जो मतलब किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा करती है। जैसे हमने लिखा विराट कोहली, तो आपके मन में डायरेक्ट आया विराट कोहली एक खिलाड़ी इंडिया में खेलता है, तो विराट कोहली। रोहन मतलब एक व्यक्ति की ओर इशारा करें। हमने कहा गंगा, तो गंगा एक अपने आप में नदी है, और यही बोल रहे नदी तो ये जाति हो गई। यही बोल रहे हम खिलाड़ी, तो खिलाड़ी में सब आ गए, रोहित शर्मा, विराट कोहली सब आ गए, तो ये खिलाड़ियों की जाति हो गई। समूहवाचक में टीम आती है, टीम हो गया, समूह का बोध होता है, टीम है, सेना है, आर्मी है। द्रव्यवाचक में इसमें सोना चांदी इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका। भाववाचक जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे प्यार हो गया, मोहब्बत, नफरत, ये सभी आपके भाववाचक होते हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार की, और हमने उदाहरण के माध्यम से भी समझा। इसके बाद भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो जो भाववाचक संज्ञा है उसका निर्माण ऑप्शन नंबर 1 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक होता है आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। एक होता है आपका सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा यहाँ पर निर्मित होती है, क्रिया से भी यहाँ पर होती है। इसके बाद हम बात करें अव्यय से भी होती है, अव्यय के साथ क्रिया, सर्वनाम, जातिवाचक। और इसके बाद हम बात करें तो ये विशेषण से भी होती है इसका निर्माण। अब जातिवाचक से कैसे बने, एक बताओ मुझे। तो जातिवाचक जैसे मनुष्य, मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य में सब आ जाते हैं। मनुष्य से बना मनुष्यता, मनुष्यता एक प्रकार का भाव है। सर्वनाम से कैसे बनती है? सर्वनाम जैसे निज है, तो निज से बना निजत्व, इस प्रकार से बनती है। इसके बाद क्रिया से कैसे बनती है? तो क्रिया जैसे दौड़ना है, दौड़ना आपकी क्रिया है, तो ये बनती है दौड़, दौड़ आपका भाव है। अव्यय से कैसे बनती है? जैसे दूर आपका अव्यय है, दूर से बना दूरी। इसके बाद विशेषण से कैसी बनती है? तो विशेषण आपका अमीर है, अमीर आपका विशेषण है, अमीर से बनती है अमीरी। तो ये आपके 5 प्रकार से इस प्रकार से निर्माण होता है, निर्माण करके भी आपको बताया गया है। इसके बाद दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है? रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है? तो रामचरितमानस में व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों हो जाएगी। कौन सी संज्ञा है रामचरितमानस में? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुस्तक का नाम है। यदि हम पूछें ग्रंथ में कौन सी संज्ञा है, तो ग्रंथ में सभी ग्रंथ आ जाते हैं, रामचरितमानस भी आ गया, भागवत पुराण सब आ गए, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन नाम ले दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। अब इसमें आप सोचेंगे कि जयचंद ये तो नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यही गलती कर बैठते हैं हम। यहाँ पर जयचंदों मतलब व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक में भी हो सकता है, रूल है संज्ञा का। तो जयचंदों की कमी नहीं मतलब गद्दार लोगों की कमी नहीं है, जयचंदों के माध्यम से बताना चाहता है। तो गद्दार तो बहुत होते हैं, गद्दारों की जाति होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। काला शब्द में कौन सा लिंग है? काला शब्द में कौन सा लिंग है? तो काला शब्द में क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है? इनमें से कोई नहीं, तो काला में हो जाएगा पुल्लिंग। वाक्य प्रयोग करके देखेंगे कि जैसे काला कुर्ता, काला कुर्ता। और यदि हम यहाँ पर लिखेंगे काली, तो वो आ जाएगा कुर्ती, मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन काली के साथ आया, काली आपका स्त्रीलिंग है। यहाँ पर हमने लिखा काला चश्मा, काला चश्मा, तो चश्मा कैसा होता है? पुल्लिंग के साथ यूज होता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा आपका काला शब्द। इसके बाद भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम होते हैं। तो भाषा, बोली और लिपियों के नाम अधिकांशतः क्या होते हैं? स्त्री लिंग होते हैं। भाषा, बोली, लिपियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, आदर प्रकट करने के लिए हमेशा कौन से वचन का प्रयोग होता है? तो आदर प्रकट करने के लिए हमेशा कौन से वचन का प्रयोग होता है? तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है आदर प्रकट करने के लिए। जैसे भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, तो ये बहुवचन हो गया। शिवाजी वीर थे, शिवाजी
वीर थे, तो ये बहुवचन वाला वाक्य है और आदर प्रकट कर रहे हैं उनका हम। इसके बाद दोस्तों बात करें, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जो हमेशा आपका किस में रहता है, हमेशा एक वचन में रहता है। जनता, हस्ताक्षर, समाचार और आशीर्वाद। समाचार, आशीर्वाद और क्या लिखा है, समाचार, आशीर्वाद और हस्ताक्षर, इनकी हम बात करें तो ये सदा बहुवचन रहते हैं, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों, हस्ताक्षर, समाचार, आशीर्वाद। और इसके साथ आप याद रख लेना, होश भी कई एग्जाम में पूछा गया, होश भी सदा बहुवचन है। केस, बाल भी आपके सदा बहुवचन में आते हैं। इसके बाद प्राण भी आपके सदा बहुवचन में आते हैं। प्राण के साथ दर्शन हो गया, दर्शक हो गए, ये सभी आपके सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो सदा एक वचन प्रयोग होता है जनता, बहुत जनता थी, जनता थे नहीं, जनता थी, तो सदा एक वचन में। इसके बाद सदा एक वचन में चाय भी होता है। सदा एक वचन में जनता के साथ चाय याद रखेंगे, चाय के साथ वर्षा याद रखेंगे, वर्षा के साथ क्षमा याद रखेंगे, क्षमा हो गया, पानी हो गया, पानी के साथ आप सोना बहुत बार पूछा गया है, सोना सदा एक वचन में है, सोना हो गया। इसके बाद मज़ा हो गया, मज़ा, मज़ा के साथ चर्चा हो गया, चर्चा के साथ आप याद रख लेना दूध, दूध भी आपका सदा एक वचन में प्रयोग होता है। भीड़ भी हो गया, प्रजा हो गया, ये सभी आपके सदा एक वचन में होते हैं। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस शब्द का एक वचन और बहुवचन एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, अलग होता है। तो राजा का राजों, राजे नहीं होता है, ये राजा एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है। मामा भी रहता है, समाचार भी रहता है। समाचार बहुत इंपॉर्टेंट है, समाचार का समाचारों नहीं होता है, पहले से समाचार मतलब बहुत सारे समाचार होंगे, तो समाचार, समाचार एक वचन में और बहुवचन में एक जैसा रहता है। इसके बाद याचना भी एक वचन बहुवचन एक जैसा है। सरसों का भी एक वचन बहुवचन एक जैसा है। सरसों के साथ हम बात करें दादा, पिता, ये सभी एक वचन बहुवचन एक जैसे हैं। चाचा, ये सभी एक वचन बहुवचन जैसे हैं। मुनि, मुनि का एक वचन बहुवचन एक जैसा नहीं होता है, मुनि का बहुवचन मुनियों हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षर, लोग, होश, वंट, ये सभी हम पढ़ के आए हैं, सभी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसके बाद जो इसमें लिखा है लोग, लोग लिखा है, इसके बाद होश लिखा है, ये भी हमने पढ़े हैं अभी, ये भी सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऊपर के तीनों। छात्र का बहुवचन क्या होगा, 24 नंबर क्वेश्चन। तो छात्र का क्या छात्रों होगा, जिसने हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ी वो छात्रों लगाएगा, जो कि गलत है। कुछ जो बहुवचन शब्द हैं वह आपके ओ मात्रा से बनते हैं, कुछ आ लगा के बनते हैं, जैसे भाला, भाले बन जाता है, आ की जगह ए आ जाता है। इसी प्रकार कुछ जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग लगाकर भी बनाए जाते हैं। तो छात्र का होता है छात्रगण बहुवचन। इसी प्रकार नेता का नेतो नहीं होता है, नेतागण होता है, नेतागण होता है बहुवचन। इसके बाद हम बात करें तो कवि, कवि बहुत पूछा गया है, कवि का क्या होता है, कवि वृंद होता है, कवि का बहुवचन क्या हो जाएगा, कवि वृंद हो जाएगा। सुधी का क्या हो जाएगा, सुधी का आपका सुधी जन हो जाएगा, सुधी जन हो जाएगा, सुधी का सुधी जन हो जाएगा। गुरु बहुत पूछा जाता है, गुरु, गुरु का गुरु जन होता है, गुरु का गुरु जन होता है। इसके बाद टिड्डी का टिड्डी दल होता है, श्रोता का श्रोतागण है, आपका आप लोग है, पाठक का पाठक गण होता है, अधिकारी का अधिकारी वर्ग होता है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, कर्ता कारक की विभक्ति होती है, तो कर्ता कारक की क्या विभक्ति होती है, यह आपका कारक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, ऑप्शन नंबर 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यदि हम रिवाइज नहीं करेंगे ये भी गलत हो जाता है। तो कर्ता की ने होती है कर्म की को, कर्ता ने कर्म को, करण, करण की होती है से के द्वारा, करण से के द्वारा। मैं पेपर या अधिकरण कारक की होती है, अधिकरण जिसे हम आधार कारक भी बोलते हैं, आधार रहता है इसमें। मैं पेपर ये आपके अधिकरण कारक की विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान की होती है को के लिए, अपादान से होती है इसमें अलग के भाव में, अलग के भाव में। तुलना समानता का भाव भी अपादान में रहता है। संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पेपर, और संबोधन में हे अरे हो ओ जी, ये सब शब्द आ जाते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें से
से में कौन सा कारक है? तो से एक तो होता है अलग के अर्थ में, जैसे गंगा हिमालय से निकलती हैं तो हिमालय से अलग हो रही हैं गंगा, तो इसमें से में आ जाएगा आपका अपादान कारक। लेकिन इसमें से राम ने रावण को बाण से मारा, मतलब से मतलब के द्वारा, किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा, तो इसमें आपका आ जाएगा करण कारक। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? करण कारक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, लोगों ने शेर को भगाया वाक्य में कौन सा कारक है? तो लोगों ने शेर को भगाया, इसमें को विभक्ति आ रही है, इसमें आ जाएगा आपका कर्म कारक। लोगों ने किसे भगाया? शेर को भगाया, उत्तर भी मिल रहा है कर्म कारक। 28 नंबर क्वेश्चन, अरे अभय कहाँ हो? तो इसमें चिन्ह आ जाए विस्मयादि बोधक, संबोधन कारक हो जाता है, संबोधन चिन्ह संबोधन कारक हो जाएगा, अरे विभक्ति भी है। इसके बाद दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के दोस्तों भेद होते हैं आपके 6। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप जाने वाले हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। अब वो कौन कौन से भेद हैं? सर्वनाम पूरा रिवाइज हो जाएगा 2-3 क्वेश्चनों के साथ में। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है एक, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय के साथ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है। अनिश्चय के साथ आप याद रखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध के बाद एक आप याद रखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपको क्या है और याद रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। यह क्वेश्चन आपकी यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सर्वनाम के 6 भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या पूछे, वो तो हो गया भेद 6। मूल सर्वनाम की संख्या होती है 11, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। उसमें कौन कौन से हैं? तो मैं है, मैं, तू, आप, यह, वह, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, यह सभी आपके मूल 11 सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें से 3 दे दी जाएंगे, एक अन्य दे दिया है, पूछा जाए मूल सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं 11 मूल सर्वनाम। इसके बाद संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किसने किया है? किस विद्वान ने संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है? यह क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछना चाहता है भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहेरी या रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर डीम सिस्त। डॉक्टर डीम सिस्त, दा आएगा, डीम सिस्त। यही ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। इन्होंने संयुक्त सर्वनाम नामक एक श्रेणी को माना है। बे आम के पेड़ हैं, मैं कौन सा सर्वनाम है? तो बे में कौन सा सर्वनाम है? बे में कौन सा सर्वनाम है? बे आम के पेड़ है, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक। यह आपको बताना है कि बे आम के पेड़ हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो निश्चयवाचक जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, निश्चयवाचक को हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बे में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम इशारा करके बता रहे हैं किसी को बे आम के पेड़ हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग, कौन, नींद, सफाई। इसमें से आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन हमने पढ़ा है मूल सर्वनाम के अंतर्गत, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कौन आपका सर्वनाम शब्द है। उसका भाई खेलता है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो उसका भाई खेलता है, इस वाक्य में आपका कौन सा सर्वनाम है? यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो इसमें आपका आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके कि 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, जो वक्ता स्वयं के लिए शब्दों का यूज करता है, उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष, जो श्रोता के लिए शब्दों का यूज होता है, मध्यम पुरुष। और जो न वक्ता न श्रोता, वह होता है आपका अन्य पुरुष। 35 तू, तुम, तेरा, मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? ये 3 शब्द लिखे हुए हैं, तू, तुम, तेरा, मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? यह क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे दोस्तों। तो तू, तुम मतलब दूसरे के लिए शब्दों का यूज हो रहा है, तो दूसरे के लिए मध्यम पुरुष आ जाएगा। मैं, स्वयं, खुद, यह उत्तम पुरुष आ जाएगा। अन्य पुरुष, बे, इस प्रकार शब्द आते हैं अन्य पुरुष में। 36 नंबर क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है
वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। इसमें से आपको बताना है सर्वनाम कौन सा है। तो सकता तो है नहीं, सकता तो क्रिया के साथ मान सकते हैं आप, सकता नहीं है, भी जोड़ दे रहा है, निपात है। इसके बाद हो नहीं सकता, तो ऐसा आ जाएगा आपका सर्वनाम, ऐसा आ जाएगा आपका सर्वनाम। ऐसा के साथ सर्वनाम है आपका, ऐसा क्या है आपका सर्वनाम शब्द है। इसके बाद दोस्तों 37 नंबर, आप भला तो जग भला। इसमें आप जो दूसरे कलर से लिखा है, आप में कौन सा सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, मतलब आप खुद भले, तो इसमें निज का बोध हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। इसमें आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, मतलब खुद भले आप तो सभी लोग आपको भले ही लगेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न विशेषण से संबंधित, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण होता क्या है, पहले दोस्तों हम बात करें तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। दो शब्द होते हैं, विशेषण और विशेष्य। तो विशेष वो होता है जिसके द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वो होता है आपका विशेष्य। जैसे काला पेन, तो पेन क्या हो गया आपका, संज्ञा शब्द हो गया, संज्ञा शब्द होता है। और काला क्या हो गया, विशेषण, क्योंकि पेन की विशेषता बताता है पेन कैसा है, काला है, ये आपका विशेषण हो गया। तो पेन आपका विशेष भी है, संज्ञा सर्वनाम शब्द ही आपके विशेष होते हैं। तो पेन की विशेषता बताई जा रही है, पेन आपका विशेष भी हो जाएगा। तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप चले जाओगे। विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक होता है उसमें से गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। ये चारों भेद आपके विशेषण के आपके सामने हैं। सार्वनामिक विशेषण जिसे हम निजवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण है वह आपका 2 भागों में आगे चलकर बढ़ जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 होता है आपका निश्चित संख्यावाचक और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को ही आगे हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रतीकबोधक। और जो गणनावाचक है वह 2 भागों में बढ़ता है, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। परिणामवाचक भी आपका 2 भागों में मुख्यतः बढ़ता है, एक निश्चित परिणामवाचक और एक अनिश्चित परिणामवाचक। सार्वनामिक विशेषण की भी हम डिटेल्ड स्टडी करें तो आगे 2 भागों में बढ़ता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक होता है जिसमें मूल सर्वनाम का यूज होता है, यौगिक में जिसमें थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है सर्वनाम शब्दों में, वह आपका यौगिक होता है। तो विशेषण कितने भेद, 4 भेद। 39 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे गुरु, यह आपके मूल अवस्था है, गुरु शब्द। और इसके बाद बात करें हम उत्तरावस्था की, तो गुरु से बनता है गुरुतर, उत्तरावस्था में गुरु से गुरुतर। इसके बाद बनता है उत्तमावस्था में गुरुतम, गुरुतम। इसके बाद दोस्तों न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, यह आपकी हो जाएगी दोस्तों उत्तमा अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप जाने वाले हैं। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, यह आपकी उत्तमा अवस्था है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, आलस से बना विशेषण शब्द है। आलस से कौन सा विशेषण शब्द बन सकता है। आलसी, आलस्य, आराम, इनमें से कोई नहीं। तो इससे बन जाएगा आपका आलस से विशेषण शब्द बनेगा आलसी। आप इसके आगे कोई मतलब वाक्य बनाकर देखें तो वो बन जाए तो सही आपने बनाया है, यह इसकी ट्रिक मान सकते हैं आप। आलस से आलसी, तो आलसी क्या होता है, आलसी व्यक्ति तो बन गया, इसकी विशेषता बता रहा है तो आलसी आपका विशेषण हो जाएगा। तो आलसी क्या है अपने आप में, आलसी शब्द क्या है, आलसी अपने आप में एक विशेषण है और आलस क्या है, आलस विशेष है। आकाश आपका विशेष है, इससे विशेषण बनाओगे तो आकाशीय बनेगा, आकाश से विशेषण बनाओगे आकाशीय बनेगा। परलोक से बनाओगे पारलौकिक बनेगा,
पारलौकिक बनेगा। इस प्रकार के भी शब्द आपको परेशान करते हैं। पूर्व आपका विशेष है, इससे विशेषण पूर्वी बनेगा। पूर्वी हिंदी की विशेषता बता रहा है कैसी है, पूर्वी है। इसके बाद निशा से नैस बनता है। निशा से कौन सा विशेषण बनता है, नैस बनता है। इसके बाद दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो विद्वान व्यक्ति कैसे हैं, विद्वान है, इसमें आ जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। व्यक्ति के गुण को बता रहा है, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति विद्वान है। इसके बाद दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, 4 लीटर में कौन सा विशेषण है। तो 4 लीटर में आपका परिणामवाचक विशेषण है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। माप तौल की जो चीज़ें हैं वह आपके परिणाम बोधक के अंतर्गत आती हैं। माप तौल किसके अंतर्गत, परिणाम बोधक के अंतर्गत। अब इसमें परिणाम बोधक के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिणाम बोधक और एक होता है आपका अनिश्चित परिणाम बोधक। निश्चित परिणाम बोधक कौन कौन से होते हैं, जिनमें एक निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 4 लीटर पानी, 6 लीटर दूध निश्चित परिणाम बोधक है। और अनिश्चित परिणाम बोधक जिसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होते, जैसे कुछ दूध, पता नहीं कितना दूध, कुछ दूध, कई लीटर पानी, तो पता नहीं कितने लीटर पानी, ये सभी आपके अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएंगे। इसी प्रकार जो संख्यावाचक है वह भी आपके 2 भेदों में बढ़ता है। निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे हम गिन सकते हैं, संख्यावाचक में उनको रखा जाता है। एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक में, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो दोस्तों निश्चित जो संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक कौन होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे हमने कहा 4 किताबें, 4 किताबें हो गया आपका निश्चित संख्यावाचक। और यही हम बोलते हैं कुछ किताबें या कई किताबें, तो पता नहीं है कितनी किताबें, ये हो गया आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसके भेदों से क्वेश्चन बनते हैं। आप एसआई का पेपर दे रहे हो, इसी प्रकार आपको भेदों में फंसाया जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आ सकता है हिंदी में। तो वो भेद भी क्यों छोड़े हम, तो भेद भी पढ़ लो। एक होता है इसमें गणनावाचक विशेषण या निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद है, उपभेद मान सकते हैं। 5 भेद होते हैं गणनावाचक। एक होता है आपका क्रमवाचक, एक होता है आपका आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, एक होता है प्रत्येक बोधक। तो गणनावाचक में कौन सा आ जाएगा, जैसे 3 व्यक्ति, 4 किताबें, 5 पेने, ये सभी आपके गणनावाचक होते हैं। 25 रुपए आपके गणनावाचक होते हैं। यदि हम गणनावाचक को आगे और डिटेल स्टडी करें तो यह 2 प्रकार का होता है, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में जिसमें पूरी संख्या रहती है, जैसे 25 रुपए, 2 पुस्तकें, 2 लोग, 1 लड़का, ये पूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में जिसमें पूरा पूर्णांक नहीं रहता है, जैसे आधा, पौना, सवा, ढाई, डेढ़, चौथाई, ये अपूर्णांक बोधक जो गणनावाचक के 2 भेद होते हैं। क्रमवाचक की बात करें तो क्रमवाचक में दोस्तों क्रम आता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार के शब्द आते हैं क्रमवाचक में। आवृत्तिवाचक में इसमें गुना आते हैं, दूना, त्रिगुना, चौगुना आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक में समुदाय का बोध होता है, जैसे दोनों पेड़ सूख गए, चारों ने भोजन किया, चारों, दोनों, तीनों, पांचों, छहों, ये सभी समुदायवाचक जिन्हें हम समूहवाचक भी कहते हैं। अब एक भेद कौन सा होता है संख्यावाचक के अंतर्गत, निश्चित संख्यावाचक हमने पढ़ा, उसके 5 भेद जिसमें हमने 4 पढ़ लिए, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। एक होता है इसमें प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक जिसमें प्रत्येक का बोध होता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति अच्छा है, एक एक करके आओ, इस समय आपके कौन सा है, प्रत्येक बोधक है। इसके बाद जो हमने पढ़ा अनिश्चित संख्यावाचक, तो अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, कई दर्शक गणे, आपके अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। और दो यदि मिल जाए, 2 पूर्णांक मिल जाए, जैसे 2-4 लोग आ रहे हैं, ये भी आपके अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। 2-4 पता नहीं 2 हैं कि 4 हैं, तो इसमें अनिश्चितता बनी हुई है। तो दिनेश 4 लीटर रोज दूध पीता है, तो 4 लीटर में कौन सा विशेषण है, 4 लीटर में आपका परिणामवाचक विशेषण है।
इसके बाद सार्वनामिक विशेषण की बात करें, इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसमें हमने दो पढ़े थे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखो बस, सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा का पड़ोसी सर्वनाम, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। संज्ञा का पड़ोसी सर्वनाम और उसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे यह मकान मेरे जीजा का है, यह मकान मेरे जीजा का है। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे यह आपका सर्वनाम है और मकान आपकी संज्ञा है, तो यह मकान विशेषता बताई जा रही है किसके, मेरे जीजा का है। तो इसमें आपका हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो कि सार्वनामिक विशेषण का एक भेद होता है। अगला भेद होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो कि योग से बनता है। यह वह कुछ यह ऐसे मूलिक मतलब मूल सर्वनाम है, जिन्हें हमने 11 पढ़ा था। तो इन मूल 11 सर्वनाम से जो शब्द बनते हैं वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है, जैसे कैसा सामान लाए हो, कैसा सामान लाए हो, तो सामान की विशेषता बताई जा रही है, कैसा सामान लाए हो, कैसा आपका सर्वनाम है और यह आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 9 रस हैं, तो 9 में किस प्रकार का विशेषण है। तो रस कितने हैं, गिनती बताई जा रही है, 9 है, इसमें संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा और संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक आ जाएगा और निश्चित संख्यावाचक में भी गणनावाचक आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो विशेषण का लिंग स्त्रीलिंग होता है क्या, हमेशा पुल्लिंग, अपने आप में स्वतंत्र या विशेष, तो विशेष के अनुसार होता है विशेषण का लिंग। जैसे हमने कहा काला कपड़ा, तो कपड़ा क्या है, कपड़ा क्या है, विशेष है, कपड़ा विशेष है। और काला क्या है, काला क्या है, काला विशेषण है, तो काला कपड़ा होगा। और यही हम कर रहे हैं काली, तो काली कपड़ी नहीं होगी, काली शर्ट हो जाएगी, काली शर्ट। तो शर्ट कैसा स्त्रीलिंग शब्द है, तो विशेषण जो यूज होगा वो भी स्त्रीलिंग होगा। तो किसके अनुसार बलदा, हमने किसे बलदा है, हमने किसे बलता है, शर्ट को बलता है, मतलब विशेष को बलता है। तो विशेषण का लिंग किसके अनुसार बदलता है, विशेष के अनुसार। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है, तो कमीज कैसी है, सफ़ेद है। रंग, दशा, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उनका वो रखे जाते हैं आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद राम बहुत बहादुर है, विशेष शब्द क्या है। तो विशेष शब्द संज्ञा शब्द होता है, तो राम इसमें विशेष आ जाएगा, राम की विशेषता बताई जा रही है, राम विशेष है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। क्षणभंगुर, क्षणभंगुर का अर्थ होता है क्षण में नष्ट होने वाला। जैसे हम अपने शरीर पर बहुत घमंड करते हैं, हम अहंकार करते हैं, दोस्तों से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये बोध होना चाहिए कि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, क्षणभंगुर है। कभी भी जैसे बुलबुला होता है ना पानी का, इस प्रकार का कभी ऐसे उठा फिर फूट जाता है, तो इस प्रकार हमारा शरीर भी कभी फूट जाता है। इसलिए किसी के मन में द्वेष भावना किसी प्रकार की किसी दूसरे के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की ईर्ष्या डाय का भाव हमारे मन में चिंतन में नहीं आना चाहिए। जब भी समय मिले बस भगवान का नाम स्मरण करते रहें। तो क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है, यह है आपका दोस्तों क्षण, क्षणभंगुर मतलब क्षण में नष्ट होने, समय का बोध हो रहा है, कालबोधक विशेषण आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, कालबोधक विशेषण। क्रिया कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो क्रिया आपके 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप आ जाएंगे। क्रिया कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, ये आपके 3 प्रकार से शब्दों से बनती है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। एक तो बनती है आपकी धातु से, धातु से बनती है, और एक बनती है आपकी संज्ञा से, संज्ञा धातु, और एक विशेषण से, संज्ञा धातु विशेषण। धातु से कैसे बनती है, जैसे धातु मूल धातु, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु ही होता है, खा, तो खा से बना खाना। संज्ञा से कैसे बनती है, हाथ, हाथ आपका संज्ञा है, हाथ से बना हथियाना, हाथ से बना हथियाना। विशेषण से कैसे बनती है, गरम, गरम आपका विशेषण है, गरम सब्जी, सब्जी की विशेषता बता रहा है, गरम से बनती है गरमाना, आपकी क्रिया हो जाएगी। तो क्रिया कितने प्रकार शब्दों से, 3 प्रकार के। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि इनमें से किस में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो क्रिया को जब हम आगे बांटते हैं कर्म, रचना या बनावट के आधार पर, कर्म, रचना या बनावट के आधार पर हम जब क्रिया का वर्गीकरण करते हैं तो 2 प्रकार से होता है। एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। जिसमें कर्म की प्रधानता वो सकर्मक, और जिसमें कर्म प्रधान नहीं वो अकर्मक। जैसे इसमें लिखा है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है किसमें अकर्मक क्रिया नहीं है, तो राम रोता है इसमें है,
इसमें क्या लगाकर उत्तर नहीं मिलता है, क्या लगाकर उत्तर नहीं मिलता है वो अकर्मक। राम क्या रोता है, तो इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है। इसमें आप बोल दो कि हम ये बता सकते हैं कि राम कैसे रोता है, चिल्ला चिल्ला के, तो कैसे का उत्तर मिल रहा है, क्या का नहीं मिल रहा है। हम क्वेश्चन ही गलत करते हैं और अपना आंसर गलत कर बैठते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, हम आप बोलोगे आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये कहाँ उड़ रहे हैं, कहाँ का उत्तर है, क्या करेंगे, राम हंसता है। ये सभी आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 ये आपकी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत है। राम ने क्या खरीदे, फल खरीदे, राम ने क्या खरीदे, फल खरीदे, तो यहाँ पर उत्तर मिल रहा है खरीदे होंगे, फल खरीदे। सुरेश ने क्या खरीदे, फल खरीदे, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की क्लास जिसने भी पूरी ली हुई है तो उससे विनम्र निवेदन है वो कमेंट में अपना रिस्पॉन्स जरूर छोड़े कि कैसी लगी क्लास। और कल हमारी जहाँ तक है साहित्य की क्लास रहेगी, हिंदी साहित्य गर्दा उड़ा देंगे हम। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के अनुसार 10, 11, 12, 9, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अर्थ के अनुसार क्रिया, संयुक्त जो क्रिया है उसके कितने 11 भेद हैं। एक इसमें आरंभ बोधक होता है, आरंभ जिसमें आरंभ वाले शब्द आते हैं, आरंभ बोधक। एक समाप्ति वाले शब्द, तो उसमें समाप्ति बोधक हो जाएगा। समाप्ति बोधक के बाद हमने इसमें पढ़ा है अवकाश बोधक। 11 भेदों के भेद पढ़ रहे हैं हम संयुक्त क्रिया के। ये भी पूछ सकता है यदि ज़्यादा टफ पेपर आए कि इसमें से कौन सा भेद नहीं है, 3 ऑप्शन दे दिए और एक इसमें नहीं दिया, इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। एक होता है आपका अनुमति बोधक, अनुमति बोधक। इसके बाद एक नित्यता बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, अभ्यास बोधक और पुनरुक्ति बोधक। ये सभी आपके क्या होते हैं, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अब संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण ले लें जिससे आपको संयुक्त क्रिया समझ में आ जाए। तो उदाहरण ले लें, वह खा चुका, वह खा चुका, वह खा चुका, तो वह आपकी कर्ता, वह करता है। और खाना क्या है, क्रिया है। और चुका भी किया है, चुका भी आपकी क्रिया है। चुका भी क्रिया, खा भी क्रिया। जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं या क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो वहाँ क्रिया के रूप से इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो खा और चुका का प्रयोग साथ साथ है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। राहुल गीता पढ़ने लगा, तो इसमें पढ़ना क्रिया है और लगा भी क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगा। तो आज की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम। कुछ बस आप नया मत पढ़ें, जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन करते रहें। लास्ट टाइम पे नया पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। और रिलैक्स रहें, टेंशन न लें कि पेपर है। हाँ पेपर है, कोई हमारा मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है, एक हुआ मत बनाए। किसी किसी की बहुत बढ़िया तैयारी होती है लेकिन अपने आप को वो मैनेज नहीं कर पाता है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है, तो अपना एग्जाम बिगाड़ देता है। इसलिए भगवान राम का चिंतन करते रहें। राधा राधा जय श्री राम, और अपने पेपर को अच्छे से दें। जय श्री राम, राधे राधे।